आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनी सनवर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत बिल्कुल अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा कि बंगाल को ममता सरकार ने घुसपैठियों का स्वर्ग बना दिया है। अभी वोटर लिस्ट से नाम हटे हैं, सत्ता में आए तो राज्य से बाहर कर देंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 63 लाख से ज़्यादा नाम हटे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं इसको लेके। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या सिर्फ चुनावी रणनीति? विपक्ष कह रहा है कि आप इनको किसी भी राज्य में चुनाव के लिए भेजिए, जब इनके पास कुछ मुद्दे नहीं रहते तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं या फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाने लग जाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कुशाल पांडे जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। टीएमसी प्रवक्ता नफीरुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का मुंसिफ टीवी पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुशाल जी, पहले आपके पास आऊँगा। अमित शाह जी का दावा है कि बंगाल घुसपैठियों का स्वर्ग बन गया है। वो इसको लेकर टीएमसी सवाल उठाने लगी, बोले कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है और सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। चुनाव के बाद ना इनको घुसपैठिए याद आएंगे और ना बंगाल याद आएगा। इसको लेकर बड़ा सवाल टीएमसी उठा रही है। कह रहे कि अगर उनके पास कोई आधिकारिक आंकड़े हैं कि ये घुसपैठिए ही हैं 63 के 63 लाख, तो पेश करें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि टीएमसी का जो काम है विरोध करना, विरोध करेगी। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हम उनके साथ हैं और देश के हर एक नागरिक गृह मंत्री के साथ होने चाहिए, क्योंकि देखिए, हमारे देश के जो राष्ट्रीय विचारधारा के मुस्लिम समाज हैं, जो बंगाल में हमारे अल्पसंख्यक समाज हैं, हमारे देश में भी, उनके कहीं न कहीं हक को बाहरी लोग आकर के अदा करते हैं, उनका हक मारते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो। हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे जो देश के मुसलमान हो, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हो, हमारे भाई हैं। हमारे देश में जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार उनका भी है। हम उससे कहीं उससे नहीं जा रहे हैं। देखिए, भाजपा को एक मुस्लिम विरोधी पार्टी ये प्रमाण करती है, विरोधी दल के जितने भी विरोधी पार्टियां हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हम लोगों ने ही बनाया। हमारे पार्टी में बड़े अभी पटना के, अब बिहार के जो राज्यपाल साहब हैं, हमने ही बनाया सरकार। हम कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। हाँ। हमें मुस्लिम विरोधी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोग हमें साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर मंच से एक ही बात कहते हैं, हमारे देश के 125 करोड़ देशवासी, हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी, कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। कोई भी ऐसा योजना हो केंद्र सरकार का जिसमें लिखा हो कि ये सिर्फ हिंदू ले सकते हैं, ये सिर्फ मुसलमान ले सकते हैं, ये सिर्फ क्रिश्चियन ले सकते हैं, ये सिर्फ सिख, ऐसा कोई योजना नहीं। सारी योजनाओं पे हर धर्म के लोगों का पूरा अधिकार है जितना हिंदुओं का है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस की जो प्रवक्ता है या जो लोग ये कहते हैं कि अमित शाह बंगाल को भूल जाएंगे, भाई साहब, बंगाल भारत का हिस्सा है। अमित शाह बंगाल को कैसे भूल जाएंगे? जब भारत का ये मैप देखेंगे तो उसमें बंगाल भी है। बंगाल बाहर नहीं है उससे कि अमित शाह या मोदी जी भूल जाएंगे। देखिए, बॉर्डर सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, देश सुरक्षा, ये भारत के सिर्फ गृह मंत्री का ही नहीं है, हर एक नागरिक का जिम्मेदारी बनता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा राज्य सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे। जो बाहरी है वो बाहर जाएंगे, जो भारतीय हैं उनको कोई माई का लाल उनको नहीं हटा सकता भारत से। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और बात रही चुनावी का, तो अमित शाह जी जो सभा में कहते हैं कि जो बाहरी हैं वो जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, जिससे राज्य का विकास होगा। और राज्य में जो सोनार बांग्ला का सपना हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने देखा है, वो सपने को साकार भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर ठीक। नफीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने साफ तौर पर आपके सामने कहा कि ये सारे मसले हैं, ये हमें मुस्लिम विरोधी बनाने की ताकत में लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं किसी भी तरह से बीजेपी को मुस्लिम विरोधी साबित कर दिया जाए तो मुस्लिम वोट सीधे तौर पर टीएमसी के खाते में आ जाएंगे। लेकिन जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटे और जिस तरीके से अमित शाह जी कह रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अभी तो नाम कटे हैं, लेकिन अगर सरकार में आ गए तो ये
बाहर जाएंगे यहाँ से। तो ये जो नाम कटने की प्रक्रिया है एसआईआर के, जो उसको जो पर भी टीएमसी के नेताओं के कई के बयान सुन रहा था, उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस आड़ में जो है वैध नागरिकों के भी वोट काट दिए गए। लेकिन आप कैसे साबित करेंगे कि वैध नागरिकों के वोट काटे गए, और वो जो बंगाल को स्वर्ग बना दिया घुसपैठियों का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मुनीश अनवर साहब, मैं एक ऐसा मिसाल आज आपको देने जा रहा हूँ, शायद उस मिसाल को सुनने के बाद कुशल जी भी चौंक जाएंगे और आप भी चौंक जाएंगे। ठीक है। मेरे घर में 26 वोटर है, मेरे खुद के घर में, और मेरे पिताजी अभी हयात से हैं, 10 साल पहले वो रिटायर किए हैं। उनका नाम एडजुडिकेशन में है, सरकारी कर्मचारी थे। सन 74 में ज्वाइनिंग हुई थी और 2014 में उनकी रिटायरमेंट हुई। 26 लोगों में से 13 लोगों का नाम एडजुडिकेशन में। मैं उसी घर का सदस्य हूँ। मेरा नाम एडजुडिकेशन में नहीं है, मेरी माँ का नहीं है, मेरे चचा का नहीं है। तो सवाल ये बनता है कि एक ही परिवार में 26 लोग हैं, 26 के पास एजुकेशन के दस्तावेज है, जमीनी दस्तावेज है, सब पासपोर्ट होल्डर है। हाँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे, मेरे दादाजी सरकारी कर्मचारी रहे, तमाम दस्तावेजों को दिया गया। उसके बावजूद भी अगर एक ही परिवार के कुछ लोग वैध हुए हैं और कुछ लोग अभी अवैध के प्रश्न चिन्ह में खड़े हैं। ये जो मैं मिसाल दे रहा हूँ किसी और की नहीं, अपने खुद के घर की दे रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ 100% सही कह रहा हूँ, रोजी की हालत में बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात, 63,70,000 जो नाम कटे, उसमें से 58 लाख नाम ऐसे हैं जिन्हें इनॉमिनेशन फॉर्म जो दिया गया, जो बीएलओ उनके घर तक देने गए, या उनके जो भी अधिकारी है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें हैंड ओवर किया जाए, उसमें से 22 लाख लोग मृतक पाए गए, 22 लाख डेड। 17 लाख वोटर जो है वो शिफ्टेड है। तो 22 और 17 कितने होते हैं मुनीश जी? 39। 39 लाख, बिल्कुल। और बाकी जो है वो एब्सेंट है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो लोग एब्सेंट हुए और जो नाम को काटा गया वो घुसपैठिए थे कि देश के नागरिक थे। ना उन्होंने ये साबित किया कि वो नागरिक थे और किसी और कारण की वजह से वो वहां उपस्थित नहीं हुए और हम लोगों ने उनका नाम काटा, या वो नागरिक नहीं थे और उनके पास से झूठे दस्तावेज पाए गए, इसीलिए वो डर से हमारे सामने नहीं आए। इस तरह का कोई सार्वजनिक डेटा अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। देखिए, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ आज, बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ है, लेकिन मुझे यकीन है चुनाव आयोग पे, देश की कानूनी प्रतिक्रिया पे, कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं लोग जो सच में है उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सही है। अब बंगाल में देखिए, अभी चुनाव का बिगुल तो बच चुका है राजनीतिक तौर पे, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। उसके बावजूद भी बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स को उतार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। विदाउट द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टिल नाउ ऑफिशियली, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट आना बाकी है। जो केसेस एडजुडिकेशन में है, हेयरिंग के बाद वो पास होंगे कि नहीं होंगे, उसके बाद उन्हें डीएम और न्यायपालिका का जो प्रतिक्रिया उसको क्रॉस करना होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स की गश्ती शुरू कर दी है, ये कह के कि चुनाव है। लेकिन चुनाव कब है, कब होगी, कितने चरण में होगी, राजनीतिक पार्टियों को कोई लिखित तौर पे इंटीमेशन अभी नहीं दिया गया। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि देश के इतने बड़े पद में जो व्यक्ति है
कुशल जी कह रहे थे, इतने बड़े पद में जो व्यक्ति है माननीय श्री अमित शाह जी, जिनके पार्टी में ना एक सांसद राज्यसभा में, ना एक सांसद लोकसभा में हमारे मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी विंग से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति अगर वो दिखा दे, जो अभी बड़ी बड़ी गोलगप्पे हाँक रहे थे कि वो जो है माइनॉरिटी को लेकर चलते, एक व्यक्ति को पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने न राज्यसभा में नॉमिनेट करके भेजा है, न लोकसभा में किसी को टिकट दिया है। ये किस तरह की राजनीति है और किस तरह के माइनॉरिटी को ये पसंद करते हैं, इसका जवाब क्या गृह मंत्री दे सकते हैं? ठीक है कुशाल जी, सबसे पहला सवाल देखिए 2014 के बाद में, 2014 में जो हमारी सरकार बनी, भाई साहब को नहीं मालूम है कि उसमें मुख्तार अब्बास नकवी जी केंद्रीय मंत्री थे। मुख्तार अब्बास नकवी जी केंद्रीय मंत्री थे। आपने मेरी बातों को सुना नहीं। वो किस कौन से आते भाई साहब? आपकी समाज से आते हैं, हमारी समाज से आते हैं। आपने मेरी बातों को सुना नहीं और समझा भी नहीं। मैंने सुना आपकी बातों को। मैंने क्या कहा, राज्यसभा और लोकसभा में पिछले कई सालों में भारतीय जनता पार्टी के ना कोई सांसद है, ना कोई ऐसा चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी कह सके कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। आपने मेरी बात लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कि नहीं है, लेकिन तब भी वो ये कह रहे थे कि नहीं है, तब भी हमारी सरकार की तरफ से कभी ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली गई कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। और जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं तब 140 करोड़ लोगों का जिक्र करते हैं, तो उसमें तो सभी आ गए। देखिए जिक्र करना तो ये मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, कि अगर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी पार्टी है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं, तो भाई साहब अगर विरोध करते हैं तो मोदी जी की योजनाओं का लाभ क्यों लेते हैं? मोदी जी की योजनाओं का लाभ भी नहीं लेना चाहिए। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्रीय पार्टी जो है, विरोधी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो चेहरा है, जिसे साबित करना चाहती है हर समय कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फिलहाल मुस्लिमों के लिए बीजेपी क्या कर रही है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है 63 लाख नाम हटे हैं कुशाल जी, तो और इसमें जो है लगभग 22 लाख जो हैं लोग मरे हुए पाए गए हैं, मृत पाए गए हैं, 17 लाख शिफ्टेड हैं, यानी कि 39 लाख तो यहीं पे सीधे तौर पर हो गए। तो क्या ये सभी घुसपैठिए थे, या आपको नहीं लगता कि प्रक्रिया में एक त्रुटि की भी संभावना है? देखिए इलेक्शन कमीशन के कौन बोला कि ये सभी लोग घुसपैठिए थे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल भी आपके चैनल पे था, यही बात उठा था। मैंने कहा कि मेरे कोई भी नेता बोले हैं क्या जो 63 लाख नाम कटा है वो सारे के सारे घुसपैठी थे? किसी ने कहा है क्या? उन्होंने कहा कि इसमें से भी घुसपैठी थे, जो नामे कटे हैं इनमें भी इन लोगों में से ही घुसपैठी थे। ये नहीं कहा गया कि 63 लाख लोग जो नाम कटा है आंकड़ा नहीं आया ना, घुसपैठी थे। आंकड़ा कौन देगा हमें? चेहरा दिखाया जाता है, गलत वक्तव्य दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, जो घुसपैठी थे उनका नाम कटा है, वो देश से बाहर भी जाएंगे, अगर बचे भी है बंगाल में, सरकार बनने के बाद हमारे अमित शाह जी ने कहा है तो बाहर जाएंगे। हम अपने देश में बाहरियों को नहीं रहने देंगे, जो हमारे भारत के नागरिक हैं हमारे देश में वही रहेंगे। बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, हमारे देश में उन्हें जगह नहीं दिया जाएगा। ये अमित शाह जी भी कह रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी कह रहा हूं कि बाहरी लोग नहीं रहेंगे, जो भारतीय हैं हमारे देश में रहेंगे। यानी कोई नहीं निकाल पाएगा। ये जो बात फैलाई जा रही है कि सभी के सभी जो है लोग जो हैं, जितने 63 लाख नाम कटे, ये सभी बांग्लादेशी या बाहर के थे, घुसपैठिए थे, ऐसा नहीं है। बेसिकली जिन लोगों ने, हाँ, जिन लोगों ने अभी या तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसे बात को पलट करके दिखा रहे हैं। चुनाव का समय है, बात तो बदलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। रोजगार देना नहीं है, लेकिन 1500 रुपया देना है। सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन भिक्षा देना है। तो ये देखिए, सरकार बातों को तोड़ नोच करके दिखाती है। सरकार ये तृणमूल कांग्रेस दिखा रही है कि अमित शाह जी ने कह दिया, नितिन नवीन जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, तो समीक भट्टाचार्य जी ने कह दिया, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया। तो देखिए, ये तोड़ नोच करके बातों को दिखाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी
देश के हित में काम करती है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकेंड है, सेल्फ सबसे लास्ट में आता है। लेकिन अन्य पार्टियों के लिए सबसे पहले अपना पर्सनल आता है, सेल्फ आता है, उसके बाद पार्टी आती है, देश सबसे लास्ट में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकदम एजेंडा क्लियर है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। ठीक है, हम अब सिर्फ भारतीय के लिए, देश के लिए काम करना चाहते हैं। नफीरुल इस्लाम साहब। जी देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि गोलगप्पे बनाना और गोलगप्पे खिलाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, बिहार चुनाव से पहले इस तरीके से 10-10 हजार रुपए तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में आए, ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा जिससे किसी की सभ्यता को ठेस पहुंचे। अमित शाह जी गृह मंत्री देश के, माननीय अमित शाह जी, बंगाल में सरकार उनकी बने ना बने वो दूसरी पहलू है। उनके पास इतनी क्षमता है, इतना पावर है कि SIR के प्रतिक्रिया के बाद अगर उन्हें लग रहा है कि घुसपैठिए थे इसमें, तो सरकार बनाने का इंतजार क्यों करना, जब वो बिना चुनाव आयोग के घोषणा के बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स चल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो फिर अपने इस पद का प्रयोग करके अभी ही क्यों नहीं उन्हें निकाल कर, खदेड़ कर देश से बाहर फेंकने का कार्य कर सकते। आप सरकार में आएंगे तब, आप केंद्र में हैं, आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास इतनी ताकत है, आपको किसकी क्या जरूरत। आपके आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि इस्राइल इज माय फादरलैंड एंड इंडिया इज माय मदरलैंड। जो प्रधानमंत्री इस्राइल को फादरलैंड मानकर कह सकता है, उनके पास ताकत की क्या कमी है। वो तो चुनकर घुसपैठिए को उठाएंगे और देश के बाहर जो है गंगा में फेंक देंगे। ठीक है, कुशाल जी, सीधे तौर पर सवाल वो कह रहे हैं देखिए, हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्स हमारे देश की है भाई साहब, और बंगाल भी हमारे भारत का हिस्सा है। पैरा मिलिट्री फोर्स उतारने के लिए हमें किसी का परमिशन लेना पड़े तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दूसरी बात, जरूरत जो क्या है? बाहरी है उनको उखाड़ फेंकने के लिए काम देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन इस राज्य की मुख्यमंत्री तुरंत रास्ते पर उतर जाएंगी। वो कहने लगेंगी कि हमारे लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, हमारे लोगों को दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है, ये सही नहीं है। इस राज्य की मुख्यमंत्री रास्ते में उतर जाएंगी। साहब, सरकार आने दीजिए। हमने शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उनको कोई माई का लाल हमारे भारत से बाहर नहीं भेज पाएगा। कानून आपके लिए भी बराबर है, कानून हमारे लिए भी बराबर है। और रमजान चल रहा है पूरे देश में, होली का पावन उत्सव है आज, और कल पूरे देश में बसंत पूर्णिमा है। इस बीच आप दिल में हाथ रखकर कहिए कि लोगों को अपने त्योहारों को मनाने के वक्त क्या देश में कोई ऐसी गतिविधियां अभी हुई है जहां पैरामिलिट्री फोर्सों को रास्ते में, सड़क में उतार कर चहलकदमी कराई जाए, जहां लोग अपने त्योहारों को शांति से मना रहे हो। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी अभी? पैरा मिलिट्री फोर्स किसी के त्योहार को मनाने के लिए मनाने में बाधा डाल रही है क्या? पैरा मिलिट्री फोर्स कह रही है क्या कि आप ईद मत मनाओ, नमाज मत पढ़ो? बताइए, पैरा मिलिट्री फोर्स कह रही है क्या कि आप होली मत खेलो, घर में रहो? पैरा मिलिट्री फोर्स बोल रही है क्या भाई साहब? कुशाल जी, आप एक बात बताइए, मेरी कैपेसिटी है 2 चपाती खाने का, मैं 20 चपाती क्यों बनवाऊं घर पे? देखिए, 2 चपाती खाने का आपका घर में नहीं है, लेकिन अगर 20 बनाना तो हो सकता है कहीं आप निमंत्रण दिए हैं किसी को, बाहरी को बुलाए निमंत्रण दे करके, क्या ये हमारे घर में भोजन कीजिए, हमारे घर में दावत पे आइए, हो सकता है। चलिए ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है कुशाल जी, सवाल ये था, सवाल ये था, ठीक है कुशाल जी और नफीरुल, धर्म और जाति के लोगों को त्योहार मनाने से नहीं मना कर रही है। आप खुद इसमें आ गए। मैं यही बताना चाह रहा था कि 2 चपाती मेरी कैपेसिटी है, मैंने 20 बना के रखी है घर पे। 18 में अपने पड़ोसियों को तभी खिला पाऊंगा जब इलाके में लोग मोहब्बत से रहेंगे, और मोहब्बत से तभी रहेंगे जब यहाँ पर किसी की दखल अंदाजी ना हो। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। कुशाल जी नहीं है। कुशाल जी, छोटे से 2 सवाल, लेकिन सवाल जो नफीरुल इस्लाम साहब के थे मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ।
वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है जब इलेक्शन का ऐलान होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि हमें जो है अब इसके लिए एक पर्याप्त फोर्स चाहिए ताकि हम अपना काम को अच्छे से कर सकें। पहला सवाल, तो अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ तो ये फोर्स की ज़रूरत क्या है, एक मसला। अगर लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए है तो भी ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जब तक सरकार है तो सरकार का काम है, राज्य सरकार का, एक मसला। दूसरा जो सवाल ये है कि जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठिए हैं तो घुसपैठियों को देश से खदेड़ के निकालने का जो मुद्दा है वो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आता है। अब अगर गृह मंत्री अमित शाह इतने कैपेबल हैं कि जो अभी वो उनको पता है कि कौन कौन घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं, वो निकाल सकते हैं, तो फिर हमें चुनाव के बाद का या इलेक्शन जीतने के बाद का क्यों वेट करना, अभी निकाल देते हैं। देखिए असम में भी घुसपैठिए थे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी तो क्या केंद्र में भाजपा की सरकार थी और असम में राज्य कांग्रेस की सरकार थी। वहां बिना आए हुए क्या घुसपैठिए निकाल पाए क्या? नहीं ना, सरकार बनी असम में, घुसपैठियों को निकाला गया। ठीक इसी प्रकार से बंगाल में सरकार बनेगी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और बात आपने कहा कि जब चुनाव आयोग, मुझे जवाब देने दीजिए, आपके पास भी आएंगे, थोड़ा जवाब दे देने दीजिए। जो आपने कहा कि चुनाव घोषणा नहीं हुआ, अगर चुनाव आयोग रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार से क्या पैरामिलिट्री फोर्स भेजिए, मैं बताना चाहूंगा कि पैरामिलिट्री फोर्स आई है, रास्ते पे कहीं दस्तक देते हुए आपको दिखाई दी है क्या? ये सूचना आया है कि इतनी कंपनियां आ गई हैं, लेकिन अभी रास्ते पे दस्तक नहीं दे रही भाई साहब। कंपनियां आई हैं, आपने नहीं देखा, लेकिन रास्ते पर अभी दस्तक नहीं दे रही हैं, रास्ते पे कहीं भी दस्तक नहीं दे रही। मैंने देखा है, मैं तो नहीं देखा भाई साहब कि कहीं रास्ते पर मैंने देखा तो मैं बता रहा हूं, करके किसी को सुविधा करने गया या पैरामिलिट्री फोर्स घुस करके बंगाल में किसी के किसी के नागरिक का, किसी का अधिकार छीनने का काम कर रही है। मानना ना मानना वो आपके स्तर पे, मैंने देखा है, ठीक है। और दूसरी बात, आसाम में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि पैरामिलिट्री फोर्स, चलिए पैरामिलिट्री फोर्स इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ने मान लीजिए सरकार से रिक्वेस्ट की है, सरकार ने भेजी है, वो बिना उसके नहीं आ सकती, वो एक अलग मसला है। लेकिन नफीरुल इस्लाम साहब, आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो वोटर लिस्ट को चुनावी गणित बदलने के औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है, ये कहना कितना सही है? देखिए, पहला एक छोटा सा मैं कुशल जी से एक सहयोग चाहूंगा। कुशल जी, मेरी जानकारी के लिए आसाम में पिछले 5 सालों में कितने घुसपैठिए निकाले गए, उसका एक सरकारी डेटा मुझे जरूर दीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, फिर किसी दिन अगर डिबेट में साथ बैठेंगे तो हम डेटा लेंगे कुशल जी से इस बारे में, क्योंकि पता चलना चाहिए बंगाल की जनता को कि आसाम में जब तक भाजपा नहीं थी तब तक इतने घुसपैठिए वहां मौजूद थे। केंद्र और अब केंद्र में और राज्य में अब भाजपा की सरकार बनी तो इतने घुसपैठिए निकाले गए, ये एक आंकड़ा हम ले लेंगे, ठीक है। अगली डिबेट पे हम इस पे जरूर बात करेंगे। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जो बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करते हुए कि ये जो है वोट जो काटे जा रहे हैं ये चुनावी गणित बदलने के औजार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये मतलब कैसे आप ये इसको कह रहे हैं नफीरुल इस्लाम साहब? एकदम मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों से केंद्र की सरकार सोई हुई थी। जब पिछली बार 2021 में तृणमूल कांग्रेस और बंगाल की गौरव का जब हुकूमत बना यहाँ फिर से, और जब उन्होंने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद अभी भी मुख्यमंत्री हैं वो, तब से लेके अब तक 4 साल 8-9 महीना का वक्त गुजर चुका है। केंद्र की सरकार के जितने बड़े बड़े मंत्री है, हमारे देश के जो माननीय मंत्री है, एक बार भी ना यहाँ झांकी मारने आते हैं, ना लोगों की पीड़ा को समझने आते हैं, ना कोई ऐसी स्कीम है जहां राज्य के लोगों को सुविधा पहुंचाई जाए। कुशल जी कह रहे बहुत सारी स्कीम है, मैं आंकड़ा फिर से मांगना चाहूंगा। और ठीक इलेक्शन के वक्त जब ये SIR का नया चोचला राज्य में लाया गया, इसके साथ साथ 12 और राज्यों में भी चल रहा है, कहाँ के लोग कितने स्तर से परेशान है वो अपने दर्द अपने तरीके से बताएंगे। लेकिन अभी ही क्यों घुसपैठियों को अभी ही निकालना था? अरे आपके पास वक्त पहले भी था, वक्त अभी भी है, वक्त आगे भी है। ठीक है, इस मुद्दे को चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है?
ठीक है। चुनाव का प्रतिक्रिया एक अलग प्रतिक्रिया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो जनता जनार्दन तय करेगी। अगर ये हुकूमत गलत है तो जनता अपना मैंडेट नहीं देगी, और अगर ये हुकूमत सही है तो जनता फिर से देगी। हम जबरदस्ती जनता को डरा कर ठीक है, और ठीक है, कोई ऐसा फालूदा लास्ट 1 मिनट बचा है खुशहाल जी, लास्ट 1 मिनट बचा है बस मेरे पास जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हो रहा है ना कि जो 50 जो वोटर नाम कटे, मैं बताना चाहूंगा, मैं ये नजरुल भाई साहब को, कि मैं 45 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा था कलकत्ता कॉर्पोरेशन में। यहाँ 13,500 वोटर थे। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी से 13,500 वोटर कार्ड ओरिजिनल डुप्लीकेट बना करके लोगों को, जो मर गए थे, जो यहाँ नहीं रहते, उनका वोट डालने का कोशिश किया था। मैं रोका था, उनके ऊपर केस भी किया था। अच्छा, परिवर्तन यात्रा को लेकर एक छोटा सा प्रमाण जवाब दे दीजिए। परिवर्तन यात्रा 5,000 किलोमीटर, क्या ये सिर्फ प्रचार है या ठोस नीति का एक रोड मैप भी है? देखिए, ठोस नीति का रोड मैप है। परिवर्तन यात्रा पूरे पश्चिम बंगाल में निकल रही है। ये परिवर्तन यात्रा इस राज्य सरकार में जो कुशासन चल रहा है, जो अत्याचार चल रहा है, महिलाओं के साथ में दर्शन हो रहा है, रोजगार नहीं है, घोटाले हैं, इन सारी चीजों से उखाड़ फेंकने का काम ये परिवर्तन यात्रा कर रही है। परिवर्तन यात्रा के तहत इस पार्टी का परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी नबीरुल इस्लाम साहब 5 सेकंड, अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो टीएमसी इसको लेकर चुनाव आयोग या कोर्ट जाएगी, हाँ या ना? जी जरूर जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी, जाना चाहिए, चलिए जनता है। ठीक है। नफीरुल इस्लाम साहब, कुशाल पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल साफ है, क्या बंगाल में घुसपैठ पर सख्ती ज़रूरी है या ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव है? एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की भी चिंता है। चुनाव नज़दीक है, हर वोट की एक कीमत है और हर बयान का भी एक असर होता है। मैं हूं मोनी सनवर, देखते रहिए मुंसिफ टीवी।